आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मेंडल का प्रयोग। ठीक है, मेंडल ने कितने प्रयोग किए? मेंडल ने कुल 6 प्रयोग किए। ठीक है, तो 6 प्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रयोग में क्या किया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना। किस मटर को चुना? उद्यान मटर को चुना। क्यों चुना? क्योंकि कुछ ही माह में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। कुछ ही माह में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, जिससे कम ही समय में इसके परिणाम मिल जाते हैं और यह केवल स्वपरागित हो सकता है, परपरागित नहीं। इसीलिए मेंडल ने उद्यान मटर को चुना। ठीक, क्योंकि ये कुछ ही समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, अतः कम ही समय में इसके परिणाम मिल जाते हैं और यह मटर का पौधा केवल स्वपरागित हो सकता है, इसीलिए मटर के पौधे को चुना। तो ये था मेंडल का पहला प्रयोग। फिर से देखिए, ऐसे बताएं क्या आप लोग कि मेंडल ने पहले प्रयोग में उद्यान मटर को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो कुछ ही समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और बहुत कम ही समय में उसके परिणाम मिल जाते हैं और यह पौधा केवल स्वपरागित हो सकता है, परपरागित नहीं। तो ये मेंडल का पहला प्रयोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। अब दूसरा प्रयोग जान लेते हैं कि मेंडल ने दूसरे प्रयोग में क्या किया। तो यही मेन हम लोग का जानने वाली बात ये है कि मेंडल ने दूसरे प्रयोग में उन्होंने आनुवांशिक लक्षणों के लिए 7 जोड़ों को चुना। मटर के 7 जोड़ों को क्या किया? चुना। जिसमें पहला था बीज का रूप, दूसरा था बीज पत्र का रंग, तीसरा था बीज चोल अथवा फूल का रंग, चौथा था फली या पाड का रूप, फली को इंग्लिश में पॉड बोलते हैं, पाड का रंग, उसके बाद फूल का स्थान और 7वां जो था तने की लंबाई। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा कि मेंडल ने दूसरे प्रयोग में क्या किया या दूसरे प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये लिखेंगे आप लोग कि मेंडल ने आनुवांशिक लक्षणों के लिए मटर के 7 लक्षणों को चुना, जिसमें से पहला है बीज का रूप, दूसरा है बीज पत्र का रंग, बीज चोल अथवा फूल का रंग, चौथा है फली या पाड का रूप, उसके बाद 5वां है फली या पाड का रंग, 6वां है फूल का स्थान और 7वां है तने की लंबाई। है ना? तो बीज का रूप मतलब बीज कैसा होता है? या गोल होगा या झुर्रीदार होगा, या गोल होगा या झुर्रीदार होगा। ठीक है, बीज पत्र का रंग मतलब बीज पत्र का रंग जब वो पक गया है तो पीला होगा, कच्चा है तो हरा होगा। उसके बाद बीज चोल, जिसको खोल बोल सकते हैं आप लोग, ऊपर का छिलका, बीज के ऊपर का छिलका, वो बीज चोल या तो लाल होगा या सफ़ेद होगा। ठीक है, फली या पाड का रूप मतलब अगर उसमें बीज होंगे तो फूला होगा, बीज नहीं होंगे तो क्या होगा? संकीर्णित होगा, तो पिचका हुआ होगा। फली या पाड का रंग अगर कच्चा है तो हरा होगा, पक गया है तो पीला होगा। तो देखें, फूल का स्थान या कक्षीय होता है या शीर्षस्थ मतलब बीचों बीच होता है या शीर्षस्थ होता है। इसको हम आपको फिगर के माध्यम से अभी बता रहे हैं। और 7वां जो है तने की लंबाई, तो 2 ही था उसमें, या तो लंबा था या बौना था। तो ये था मेंडल का दूसरा प्रयोग, जिसमें उन्होंने आनुवांशिक लक्षणों के लिए मटर के 7 लक्षणों को चुना। आइए आगे फिगर के माध्यम से हम अभी समझाते हैं आपको। देखिए, फिगर के माध्यम से ये दूसरा प्रयोग है। जैसे आप बोलेंगे, अभी फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। ये देखिए तने की लंबाई, ये लंबा तना है और ये बौना तना है। ठीक है, उसके बाद अगला है बीज का आकार। ये बीज का आकार, जैसे ये गोल बीज है, आकृति है, गोल बीज की आकृति है और ये झुर्रीदार बीज की आकृति है ना? उसके बाद बीज चोल का रंग, ये लाल बीज का है और ये सफ़ेद बीज का है। बीज चोल मतलब उसके ऊपर का छिलका। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बीज पत्र का रंग। बीज पत्र मतलब जब छिलका निकाल देते हैं तो उसमें जो पीले पीले जो दाने रहते हैं इस प्रकार के,
तो वो छिलका कैसा रहेगा, बीज पत्र का रंग, पक गया है बीज तो पीला होगा और कच्चा है तो हरा होगा। ठीक है। अब उसके बाद फली का आकार, ये फली का आकार है, ये फली एक अभी हम लोग पढ़े फली, जब उन्होंने प्रयोग में 7 लक्षण चुना तो फली कैसी थी, एक भरी हुई और एक संकीर्णित, ये 2 प्रकार थे। उसके बाद फली का रंग मतलब कच्चा है तो हरा रहेगा और पक गया है तो पीला हो गया। ठीक है। अब ये देखिए अगला जो था 7वां जो उन्होंने लक्षण चुना कि फूल अथवा फली का स्थान, है ना, फूल अथवा फली का स्थान। तो इसमें ये फलियां हैं और ये फूल है। ठीक है। तो ये देखिए कक्षस्थ है मतलब बीच में, बीचों में है ना। शीर्षस्थ का मतलब कि सबसे ऊपर है। फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए, को क्लियर हो गया। कि दूसरे प्रयोग में उन्होंने 7 जोड़े लक्षणों को चुना, है ना। और 7 जोड़े लक्षणों में फिर एक बार देख लीजिए ये तने की लंबाई है, लंबा तना, बौना तना, ये बीज का आकार है, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। उसके बाद बीज चोल का रंग है लाल और सफ़ेद। उसके बाद बीज पत्र का रंग है पीला और हरा। ठीक है। उसके बाद ये फली का आकार है भरी हुई या फूली हुई या संकीर्णित। उसके बाद बीज का यह फली का रंग कैसा था, कच्चा है तो हरा है और पक गया तो पीला हो गया। और उसके बाद जो 7वां था ये पुष्प और फली का स्थान तो कक्षस्थ होता है मतलब बीचों बीच, और एक शीर्षस्थ होता है। ठीक है। तो ये थी जानकारी दूसरे प्रयोग में जो 7 लक्षणों को चुना चित्र के माध्यम से। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं मेंडल का तीसरा, चौथा और 5वां प्रयोग कि उन्होंने तीसरे और चौथे और 5वें प्रयोग में क्या किया। जैसे आप लोगों को पता है कि मेंडल ने 6 प्रयोग किए, तो 6 प्रयोग में तीसरा प्रयोग, चौथा प्रयोग और 5वां प्रयोग हम लोग जानेंगे। तो तीसरे प्रयोग में क्या किया जान लीजिए। तीसरा प्रयोग था कि मेंडल ने प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध वंशाक्रमी पौधों को चुना। ये तीसरा प्रयोग है एक लाइन में कि मेंडल ने प्रत्येक लक्षण के लिए शुद्ध वंशाक्रमी पौधों को चुना। ठीक है। चौथा प्रयोग है कि मेंडल के एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले 2 शुद्ध वंशाक्रमी पौधों के बीजों का परागण कराया, है ना। एक जोड़ी के लिए विरोधी लक्षण वाले मतलब एक लाल पुष्प हो गया और सफ़ेद पुष्प हो गया, ये विरोधी लक्षण वाले होंगे। ठीक है। तो चौथे प्रयोग में मटर के एक जोड़ी विरोधी लक्षण वाले 2 शुद्ध वंशाक्रमी, ये भी क्या थे, शुद्ध वंशाक्रमी थे, शुद्ध वंशाक्रमी पौधों के बीजों का परागण कराया, जैसे लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले बीजों के बीच संकरण। ठीक है। अब जो संकरण कराया तो इससे जो अगली पीढ़ी प्राप्त हुई उसी को संकर या हाइब्रिड कहा। ठीक है। ऐसे सुनिए, जब 2 विरोधी लक्षणों वालों के बीच संकरण कराया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतति को संकर या हाइब्रिड कहते हैं। क्लियर, जान गए आप लोग। 5वां प्रयोग जो था, मेंडल ने अपने द्वारा छांटे गए 7 जोड़ों में से जैसे दूसरे प्रयोग में उन्होंने मटर के 7 लक्षणों को चुना, तो उसमें से जो कि मेंडल ने अपने द्वारा छांटे गए 7 जोड़ों में से प्रत्येक के लिए ऊपर दी गई विधि मतलब चौथे विधि से, संकर विधि से क्या कराया, संकर बनाए। शुद्ध वंशाक्रमी जनकों से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम संतानीय मतलब शुद्ध वंशाक्रमी जनकों से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम संतानीय कहा, जिसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। और इसी पीढ़ी से फिर पौधों में स्वपरागण कराया। आप लोग जानते हैं कि मटर के पौधों में स्वपरागण ही हो सकता था, पर परागण नहीं हो सकता था, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधों को ही चुना। ठीक है। तो जब 2 शुद्ध वंशाक्रमी जनकों के बीच उन्होंने संकरण कराया तो उससे जो नई पीढ़ी प्राप्त हुई उसको उन्होंने प्रथम संतानीय पीढ़ी कहा, और इसी पीढ़ी को उन्होंने F1 से प्रदर्शित किया और इसी पीढ़ी के पौधे से स्वपरागण कराया और उसके प्राप्त बीजों को उगाकर द्वितीय संतान प्राप्त की, जिसको F2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इस प्रयोग में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया, अतः इससे प्राप्त अनुपातों को एक संकर अनुपात
कराते हैं। ठीक है, एक लाइन में फिर से ऐसे समझिए कि मेंडल ने 5वें प्रयोग में छाटे गए 7 जो मटर के लक्षण थे उनमें से प्रत्येक से ऊपर दी गई मतलब संकर विधि से ऊपर दी गई संकर विधि से संकर बनाए और शुद्ध वंशाक्रमी जनकों से अगली पीढ़ी प्राप्त की। और जब अगली पीढ़ी प्राप्त हुई मतलब प्रथम संतान प्राप्त हुई तो उसको क्या कहा, प्रथम संतानीय पीढ़ी, जिसको F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं पौधों से स्वपरागण कराया। स्वपरागण से जो उनसे बीज उत्पन्न हुए उन्हीं बीजों को उगाकर द्वितीय संतान पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसको F2 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इस प्रयोग में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ये भी जान लीजिए कि 5वें प्रयोग में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, अतः इससे प्राप्त अनुपातों को एक संकर अनुपात भी कहते हैं। तो ये था प्रयोग 3, 4 और 5। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं आगे मेंडल का 6वां प्रयोग। 6वें प्रयोग में मेंडल ने क्या किया कि 6वें प्रयोग में मेंडल ने दो जोड़ी विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया। वो विरोधी लक्षण कौन है, जैसे मान लीजिए मटर का लंबा तना हो गया या बौना तना हो गया या गोल बीज हो गया झुर्रीदार बीज, ये विरोधी लक्षण हो गए। तो इसमें उन्होंने गोल बीज वाले पौधे का और झुर्रीदार बीज वाले पौधे का परागण कराया। ठीक है, परागण कराने के बाद इस संकरों को उन्होंने द्विसंकर संकरण कहा। इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण कहा और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने द्विसंकर अनुपात मतलब डिहाइब्रिड रेशियो प्रस्तुत किया। तो सवाल ये आता है कि आप लोगों से पूछ देगा कि द्विसंकर अनुपात कब प्रस्तुत किया गया, तो आप लोग बताएंगे कि जब 6वां प्रयोग किया मेंडल ने तो उसमें उन्होंने 2 विरोधी लक्षणों का अध्ययन किया और उसी अध्ययन को उन्होंने द्विसंकर संकरण कहा और इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने द्विसंकर अनुपात प्रस्तुत किया। तो ये था 6वां प्रयोग और आपका मेंडल का ये प्रयोग ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और क्योंकि ऐसी जानकारी आप सबको मिलती रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन में सारे स्कूल कॉलेज और कोचिंगें भी बंद हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि लॉकडाउन में भी आप लोगों को जो परीक्षा में आने वाला है वो अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, कि आप इस वीडियो को भी देखकर इस चैनल के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जा रही है उस जानकारी को प्राप्त करके आप अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।